Is my voice clear now? Yes, ma'am. सभी के साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है या सिर्फ यही एक स्टूडेंट के साथ आ रहा है? प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिए ताकि हम लेक्चर को आगे लेके चलें। मैडम अभी क्लियर हो रहा है आपका साउंड। अभी मैम सिर्फ अभी सिर्फ सुनाई दे रहा, आगे से हम ऐसे लगे क्लास नहीं हो रहा है बोल के हम ऐसे रुक रहा था। ओके 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 ठीक है, आई ट्राई टू बी अ बिट लाउडर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल पढ़ रहे थे द के केस में। ये मैं आपको पुराने रूल्स अभी रिवाइज करा रही हूँ नेक्स्ट शुरू करने से पहले, सो दैट आपको याद हो जाए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है तो भी हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में द बॉय, बॉय इज अ नाउन और इसमें द इसलिए यूज किया है क्योंकि एक स्पेसिफिक बॉय की बात होती है। कौन सा बॉय? द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड is any student, is my student. The boy standing outside is my student. तो ये specific boy की बात हो रही है। कौन सा boy? The boy who is standing outside. Hence यहाँ पे particular noun की बात हो रही है, इसीलिए क्या यूज किया गया है? The यूज किया गया है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि जब भी ये 4 वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखते हैं सेंटेंस में, किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, हेलो, एनी प्रॉब्लम? ओके, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। किसी भी नाउन से पहले अगर आपको ये 4 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड दिख रहा है तो आप उसके साथ हमेशा द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल the world, the whole, wait a second. For example, the whole book is full of printing mistakes. The complete family went for the trip. तो ये family यहाँ पे क्या है? Noun है। यहाँ पे क्या word यूज किया गया है? इन 4 में से second word, hence यहाँ पे मैंने क्या लगाया? the लगाया। तो noun से पहले अगर कभी भी whole, complete, entire या सेम इन चारों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा रहा है तो यू विल मेक श्योर कि आप वहां जो आर्टिकल यूज करें वो द करें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल जो हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब भी कोई नाउन के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, उस नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इस नाउन के साथ क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं? रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो दिस इज द बुक इज वन सेंटेंस, I was looking for is another sentence, but I will not call it a sentence because this is not complete. Hence, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने जो word use किया which, that is a relative pronoun. तो दो nouns के बीच में जो relationship establish कर रहे हैं words, उनको हम क्या बोल रहे हैं? Relative pronoun बोलते हैं। Which, तो noun से बाद में अगर relative pronoun use हो रहा है तो हम हमेशा noun से पहले क्या लगाएंगे? the लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक जो है इज द नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक क्या है? बुक इज द नाउन। ठीक है, इससे पहले इसके बाद में क्या यूज हो रहा है? दिस वर्ड विच, एंड हेंस देयर इज द सेकंड नाउन इन दिस सेंटेंस। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पे नाउन के बाद में जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा यू विल ऑलवेज पुट द बिफोर दैट नाउन। हेंस बुक से पहले मैंने क्या लगाया? द। This is the book which I was looking for. ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। Boy इस सेंटेंस में he is the boy who stole my pen. तो boy यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, who stole my pen, वो बॉय जिसने मेरा पेन चुराया। who stole, the boy who stole my pen. ये क्या हो गया आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, ये नाउन, एंड हेंस इससे पहले मैंने क्या यूज किया? the as the आर्टिकल यूज किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पर्सन हु इज टीचिंग अस इज वेरी गुड। पर्सन हियर इज नाउन। हु, वो पर्सन जो हमें पढ़ा रहा है, वो पर्सन जो हमें पढ़ा रहा है इज टीचिंग वेरी गुड, इज वेरी गुड।
is a very good person. ठीक है, तो person here is noun and who is the relative pronoun. So noun and relative pronoun जब भी साथ साथ यूज हो रहे हैं, आप noun से पहले हमेशा क्या यूज करेंगे, the यूज करेंगे. Got it? उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. आई गेस हमने कल 17 रूल तक कर लिया था and we were to move on to the 18th rule. So now we are pursuing the class ahead. और कल जितना भी किया था उतना रिवाइज करने के बाद आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रूल नंबर 18. ठीक है, रूल नंबर 18 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें ये बोल रहा है रूल नंबर 18 में कि वी विल यूज द इन कंपैरिजन ऑफ द टू प्रॉपर नाउन. सी, हम जब से ये आर्टिकल्स वाला लेक्चर कर रहे हैं, मैं आपको क्या बता रही हूँ, व्हाट इज नाउन. नाउन कुड बी नेम ऑफ एनी पर्सन, दैट मीन्स इट कुड बी एनी पर्सन, it could be any place, it could be anything. So noun could be anything, right? तो जब भी हम noun पढ़ते हैं, हम 3 टाइप के noun पढ़ते हैं. Number 1 is proper noun. Number 2 is common noun. And number 3 is abstract noun. Got it? ये 3 nouns हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है इस रूल में, टू प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन में जब आप किसी प्लेस या पर्सन के नेम की बात करते हैं, when you talk about the name of anything, it could be place, it could be person, जब आप उसकी बात करते हैं तो हम उसको किसमें कंसिडर करते हैं, हम उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. और जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तो व्हाट डू वी यूज, वी यूज द. फॉर एग्जांपल, दो नाउन के कंपैरिजन में जब भी हम बात करेंगे वी विल यूज द. यहाँ पे 2 नाउन कौन से हैं, मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एंड मैनचेस्टर इज द नेम ऑफ अ प्लेस अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी यूज करेंगे द कंपैरिजन में, तो जो सेकंड नाउन होगा उससे जस्ट बिफोर आप द यूज करोगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. सो व्हेन यू कंपेयर टू प्रॉपर नाउन्स, you use the article the before the noun to. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल, कश्मीर is proper noun 1 because it is the name of the place. Switzerland is proper noun 2. तो जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो आप जो आर्टिकल यूज करोगे यहाँ पे सेकंड प्रॉपर नाउन से जस्ट पहले, वो आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे. ठीक है, तो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राइट? कालिदास वाज अ पोएट, शेक्सपियर वाज आल्सो अ पोएट, so we are comparing this Kalidas with Shakespeare. Hence, in the comparison of proper noun 1 and proper noun 2, we are using the article the before proper noun 2. यही ये रूल क्या है, बात करता है. I hope this is clear. So whenever there is a comparison made between proper noun 1 and proper noun 2, you will always use the article the between them, right? Just before the proper noun 2, right? I hope this is clear. With this, we are moving on to rule number 19. Use the whenever we get to know about the inner quality of the noun, right? जब भी हम किसी noun की inner quality की बात करते हैं तो हम क्या, कौन सा article use करते हैं, the use करते हैं. Got it? For example, the teacher in me, मेरे अंदर जो टीचर है, in me, the teacher in me, that means me यानी मेरी एक inner quality क्या है, टीचर की. The teacher in me never allows me to tell a lie. ठीक है, the teacher, hence यहाँ पे क्या यूज हुआ, the यूज हुआ.
the teacher in me, because it is talking about my inner quality. The teacher in me never allows me to tell a lie. With next example, you will be able to understand clearly. The patriot in him. There is this particular person. For example, if I could name this person Ram, for example, it is Ram. So Ram is a patriot. This is the inner quality of Ram. So before the inner quality, when we talk about noun ki inner quality, we always use article the. Here Ram is noun and patriot is the inner quality of the noun. Hence, before this inner quality, what we have used the article the, right? So inner quality is the keyword that you will remember. कभी भी noun की inner quality की जब बात होगी, तो आप उस inner quality से पहले क्या use करोगे? The use करोगे. I hope I am able to make my point clear. So the keyword that you have to remember is inner quality. This is noun, right? And this is the inner quality of the noun. The teacher in me, the teacher in Sham, the teacher in Ram, the teacher in Monica never allows to tell him or her a lie, right? So the teacher is the inner quality. The patriot is the inner quality. And hence it is telling us about the inner quality of a noun. Therefore, we have used the before it, right? With this, I'm moving on to the next rule where we can use the. See, whenever you talk about body parts, human body parts, or maybe what we use the. For example, he hit me in the leg. He hit me in the leg. So leg is the body part. Hence, we have used the just before it, right? The vigor hit him. The wait a second. I guess I made some typing mistake here. I'll just correct this example and tell you, I don't know what I was supposed to write here and what I've written. This is a printing mistake. I'll just correct it. Meanwhile, let's move on to the next example. I caught him by the arm. The arm is the body part, and hence I have used article the just before it, right? In this sentence also, see, the word head is used, and head is the body part, and hence the article the has been used just before it, right? So the rule number 20, what rule number 20 says is that you have to use article the just before the body parts. Whenever you are talking about the body parts, you have to use article the, right? It should not be bigger. It should be burglar. It should be burglar, right? The burglar hit him on the head. Or maybe you can write it like this. The thief hit him on the head, right? Head is the body part. The point is, whenever you see any body part in the sentence, you have to use the article the just before it, right? So the burglar hit him on the head, right? This was the rule number 20. And I guess with this, we have completed the usage of definite articles that we were doing, right? I guess there are 2 more rules with respect to it. So let's complete this also now. We'll be able to complete use of definite articles today, right? The next rule is rule number 20. After body parts, where we can use the, we can use the with the name of the inventions. So after body parts, just like we did earlier, we can use the with the name of the inventions. So let us understand this with the example in a better way. For example, who invented the television? The television. Now, television is an invention. And just before this particular invention, that is television, I have used the article the. मैंने यहाँ पे क्या use किया article
द। तो जब भी सेंटेंस में इन्वेंशंस की बात होगी, आप हमेशा इन्वेंशन से पहले जो आर्टिकल यूज करोगे दैट शुड बी द। फॉर एग्जाम्पल, हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन? ग्रामोफोन इज द इन्वेंशन and just before it I have used the, right? But you have to remember this point very clearly. See, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी, जहां पे भी इस पीपीटी में I will sharing this PPT with you people, right? Once it gets completed, once this chapter gets completed, so that आप लोग इसको easily revise कर सको, ठीक है? तो जब भी आप ये पीपीटी या ये चैप्टर आर्टिकल्स रिवाइज करने बैठोगे, आपको ये एक्सेप्शंस जरूर याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम दीज रूल्स, बिकॉज आपके एग्जाम में आपका जो एग्जामिनर होगा वो आप ऑब्वियसली वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये चीजें पता होंगी, बट आप जहां गलती करोगे क्वेश्चन वहीं पे फ्रेम किया जाएगा। तो एक्सेप्शंस जो है वो इसीलिए यहाँ पे मेंशन की गई है, सो दैट आपकी मिस्टेक करने के चांसेस को रिड्यूस किया जा सके या खत्म किया जा सके, ताकि आप एग्जाम में क्लियरली मिस्टेक ना करो और आपको पता हो कि किस सिचुएशन में आपको द यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिया हुआ है रूल नंबर 20 का, वो ये दिया हुआ है कि जब भी एक पर्टिकुलर इन्वेंशन की बात हो रही है और उस इन्वेंशन को काउंटेबल नाउन की फॉर्म में दिया हुआ है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन क्या था? नाउन वाज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकता है। नाउन जो है दो तरीके से होता है। नंबर 1 सिंगुलर यानी एप्पल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन एप्पल, या प्लूरल यानी एप्पल्स। इट कुड बी 2 एप्पल, इट कुड बी 3, इट कुड बी 30, इट कुड बी 300, इट कुड बी 3000, इट कुड बी एनी एप्पल, राइट? और दूसरी चीज, इनको हम किस तरीके से देखते हैं? काउंटेबल नाउन की फॉर्म में और अनकाउंटेबल, ठीक है? काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डजन, बनाना। सी, यू कैन काउंट बनाना। डजन में कितने होंगे? 12 बनाना, ठीक है? सो यू कैन काउंट इट, हेंस इट इज काउंटेबल। बट व्हाट इफ आई से 10 kg rice? Can you count the grains which are there in 10 kg rice? No, it is impossible. Hence, it is uncountable. ठीक है? तो countable and uncountable सबको समझ में आया होगा। I just hope. With this, हम इस exception पे चलते हैं। इस exception में ये लिखा हुआ है, जब भी invention को countable noun की form में बात की जाए, आप हमेशा यहाँ पे a use करोगे, right? जैसे कि My father brought a TV. तो मेरे फादर टीवी लेके आए, एक ही टीवी लेके आए होंगे ऑब्वियसली, या मे बी 2 टीवी। माय फादर बॉट 2 टीवी, फिर उस केस में आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको जो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि जब भी इन्वेंशन को आप काउंटेबल नाउन की फॉर्म में देख रहे हो, आपको पता चल रहा है सेंटेंस में कि दिस कैन बी काउंटेड, हेंस आप वहां पे द न यूज करके अ आर्टिकल यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल हैज ब्रॉट टेलीस्कोप। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? अ टेलीस्कोप, राइट? सो दिस इज द एक्सेप्शन। इन्वेंशंस के साथ हम हमेशा द यूज करते हैं, बट जब इन्वेंशंस को काउंटेबल नाउन की फॉर्म में दिया जाता है तो वी यूज अ, राइट? दिस इज एक्सेप्शन दैट यू विल रिमेंबर। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 21। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, my friend plays the guitar. For example, she plays the piano every evening, right? So this is the name of the musical instrument and we are using the before it, which is a definite article, right? अब इसमें भी एक exception है, same like this. इसमें क्या exception है? आप यहाँ पे the कब use नहीं करोगे musical instruments के साथ sentence में? जब वो countable noun में होंगे, right? उस केस में either you will use a or you will use an, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है my friends has bought a guitar. Why have I used a here? Because G is a consonant, right?
कल हमने क्या पढ़ा था? पहली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और बाकी के 5 आर वॉवल्स। ठीक है, ये जो वॉवल्स हैं इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ ए यूज करते हैं। ये सब मैं आपको आगे दोबारा से पढ़ाऊंगी जब हम ए का यूज और एन के यूज के रूल्स पढ़ेंगे, राइट? वेरी सिंपल रूल्स, आज की क्लास में ही हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट, अब वॉवल्स क्या क्या होते थे? वॉवल्स क्या पढ़े थे? ए, ई, आई, ओ, यू, सी। इसके साथ क्या लगेगा? क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। बट यहाँ पे तो गिटार्स जो है किस अल्फाबेट से शुरू हो रहा है? जी, hence it is a consonant, hence I have used A here, right? I hope I'm able to make everything clear to each one of you. My friend has bought a guitar, right? It would be one guitar, hence I've used A, and since it is the consonant, right? तो inventions के साथ आप क्या use करोगे? Inventions के साथ आप the use करोगे। अगर inventions countable noun में है तो A use कर सकते हो, और सिमिलरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप द यूज करोगे। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स काउंटेबल है तो आप उसके साथ ए भी यूज कर सकते हो एंड बी। ए किस केस में यूज करोगे? कॉन्सोनेंट्स के केस में, और एंड वॉवल्स के केस में। ओके, आई होप आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर विद दिस। And with this, we are moving on to the next rule, that is rule number 22. रूल नंबर 22 अब क्या बोलता है? रूल नंबर 22 इज अ वेरी सिंपल रूल, बहुत इजी है और आप ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे। रूल नंबर 22 बोलता है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज की या किन्हीं भी रिलीजियस कम्युनिटीज की बात हो तो आप द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द आम आदमी पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, राइट? सिमिलरली रिलीजियस कम्युनिटीज के केस में, सी, जब भी मैं रिलीजियस कम्युनिटी बोल रही हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर कम्युनिटी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, नॉट अबाउट वन पर्सन। तो जब भी कम्युनिटी की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द हिंदूज। बट अब मैंने क्या बताया आपको? मैंने बोला कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजियस कम्युनिटी की बात हो रही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? द यूज कर रहे हैं, राइट? व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन मुस्लिम, और मे बी व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन हिंदू, और मे बी व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन क्रिश्चियन, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मुस्लिम, गॉट इट? तो रिलीजन को जब भी आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे, यानी वन एक पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, वन यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे, तो यू विल नॉट यूज द देयर, you will be using a there, because we are talking about only one person. He is a singular noun, he is only one person, he is not a group of persons, right? तो group of persons के लिए यानी community के लिए we will be using the, but religion की बात अगर एक पर्टिकुलर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है तो वी विल बी यूजिंग अ एंड नॉट दी एंड नॉट द, राइट? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। With this, I'm moving on to the next rule, which is rule number 23. Rule number 23 क्या बोलता है? बोलता है कि आप आर्टिकल्स को यूज करोगे जब दो नाउन्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड वर्ड के साथ, राइट? सी, जब हम पढ़ेंगे आगे इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स तो हम पढ़ेंगे, देयर आर सम वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर दोज वर्ड्स व्हिच जॉइन टू पर्टिकुलर sentences, sentence 1 and sentence 2. Now they might not establish the relationship between them, जैसे relative pronoun के केस में relationship establish कर रहे थे, right? यहाँ पे सिर्फ ये दो different sentences को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। And without this particular word, the meaning of this particular sentence or maybe this particular sentence is incomplete, right? इसी तरीके से conjunction की बात मैंने क्यों की? Because and is one of the conjunction which we use. इसके और examples क्या हो सकते हैं? और, ठीक है? For example, and, or, so, therefore,
hence. So all these are what? These are conjunctions. ठीक है? अब ये next rule में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई दो nouns, for example, this is noun 1 and this is noun 2, when these two nouns are joined by this particular word and, तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल यूज करेंगे वो कौन सा आर्टिकल होगा? ठीक है, देखिए वो डिपेंड करेगा, ये आर्टिकल्स जो हम यूज करेंगे ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे? वर्ब के ऊपर डिपेंड करेंगे कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। अगर वर्ब प्लूरल वर्ब है तो हम क्या यूज करेंगे? हम द यूज करेंगे। बट इफ द वर्ब इज सिंगुलर तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपको ये रूल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या कंफ्यूजन वाला लग रहा है तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेटमेंट है जहां पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। सी, प्रिंसिपल इज नाउन 1, राइट? चीफ गेस्ट इज नाउन 2, हैव अराइव्ड आ चुके हैं। आना इज अ वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है? जब भी कोई काम हो रहा है। ठीक है, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, स्टडिंग इज अ वर्ब, राइट? सो दे हैव अराइव्ड, हैव जो है दैट इज द प्लूरल फॉर्म, राइट? That is the plural form and hence I have used the here, right? This is noun 1, this is noun 2, this is verb, right? This is verb and this is given in the plural form, hence I have used the here, right? But what if the verb is singular? अब यहाँ पे verb is has arrived, आ चुके हैं, right? Has arrived, यहाँ पे जो verb है that is singular, hence I have not used any article here, right? आप यहाँ पे तो article definitely the use करोगे, you will be using article here, but no article before the noun 2, right? I'll make it clear, I'll make the board clear for you people to understand easily. This is noun 1, this is noun 2, right? And this is verb की singular form. Hence no article has been used here. See, I have not mentioned anything here. राइट? और यहाँ पे मैंने आर्टिकल में क्या यूज किया है? द प्रिंसिपल एंड नो आर्टिकल इज हियर एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। द प्रिंसिपल एंड चीफ हैज अराइव्ड, राइट? ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है इसको करना। टू नाउन्स को, नाउन 1 एंड नाउन 2 को जब भी आप एंड से जोड़ते हो और उस सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेंटेंस, राइट? और यहाँ पे आपने जो वर्ब यूज किया है वो अगर प्लूरल है तो यहाँ पे जो आर्टिकल आप यूज करोगे एट दिस प्लेस एंड एट दिस प्लेस विल बी द, राइट? बट इफ देयर इज दिस सेंटेंस जहाँ पे ये नाउन 1 है या जहाँ पे ये नाउन 2 है और इसको मैंने एंड से कनेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रहा है दैट इज सिंगुलर, तो हम लोग यहाँ पे तो आर्टिकल यूज करेंगे और जो आर्टिकल यूज करेंगे दैट विल बी द, बट यहाँ पे हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, राइट? विद दिस आई हैव मेड ऑल द रूल्स क्लियर टू यू ऑल, राइट? द हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ 23 रूल्स हैं जहाँ पे, जिनको अगर आप याद रखोगे तो आप इजिली द का यूज समझ पाओगे। पेपर में अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, तो यू विल क्लियरली एबल टू डिस्टिंग्विश कि कहाँ पे आपको द यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है, राइट? राइट, तो ये रूल्स आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? और इनको याद करने का तरीका कल मैं बता रही थी आपको। तरीका क्या होगा इनको याद करने का? आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस कम्युनिटी। व्हाट इफ द पर्सन इज सिंगुलर, तो आप क्या आर्टिकल यूज करोगे? ए, ठीक है? तो ऐसे बोल बोल के आप इसको याद करोगे और कुछ कुछ कीवर्ड्स को याद रखोगे, जैसे टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड इज द अनदर कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, जब हम इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली स्लाइड में व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट इन्वेंशंस एंड वी वर रीडिंग अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो इसको जब आप देखोगे तो आप ऐसे इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे पीपीटी में से, और क्या याद रखोगे? सिर्फ कीवर्ड्स याद रखोगे। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओगे मैं वो भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड हियर
I'll just help you in making English notes also, so that पेपर से एक दिन पहले या आधा घंटा पहले जब भी आप पढ़ो तो आपके लिए easy रहे, right? So you will be making short notes this way. For example, आप क्या करोगे? आप लोगे अपनी sheet, जो भी अपना register लोगे, the uses या uses of the कुछ भी तरीके से. Number 1, invention. Number 2, musical instrument. Number 3 could be, for example, newspapers. Number 4, noun 1, noun 2, joined by and. Number 5 could be, directions, for example. Number 6, for example, historical facts and buildings. ठीक है, तो इस तरीके से 1 वर्ड आप नोट बनाओगे और इनके एग्जाम्पल्स को आप याद रखोगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपका मे बी जितने भी ये 23 रूल्स हैं द को यूज करने के, आपकी एक सिंगल A4 शीट में क्या हो जाएंगे, सब कंपाइल हो जाएंगे. तो इन पीपीटीज के अलावा आपके पास एक ऐसे सिंगल शीट होनी चाहिए, A4 शीट और मे बी एनी रजिस्टर, एक पेज, जिसमें आप 23 के 23 रूल्स इस तरीके से शॉर्ट करके रखोगे और उनको बार बार रिवाइज करोगे, सो दैट आपको एग्जाम से पहले टिप्स पे हो. राइट, विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था, दैट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द यूज ऑफ indefinite article. राइट, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, indefinite articles. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. बीच में हमने थोड़ा बहुत वो भी देखा कि कंजंक्शंस क्या है, नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है. ठीक है, तो साथ साथ जैसे जैसे हमने किया. इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था, दैट वाज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में हमने द पढ़ लिया. ठीक है, और उसके कितने रूल्स, 23 रूल्स. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है ए और एन होते हैं. ठीक है, और ये हम ऑलरेडी, मैंने आपको बार बार बताया ही है अपने हर लेक्चर में, अभी तक 3 क्लासेस हुई हैं, दैट वी हैव अल्फाबेट्स इन इंग्लिश. राइट, हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 26, जिसमें से हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं. वॉवल्स कौन से होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, सी वॉवल्स हमारे पास है 5, A-E-I-O-U. जब भी आप वॉवल, फॉर एग्जाम्पल जब आप मुंह से ए बोल रहे हो, ई बोल रहे हो, आई बोल रहे हो, ओ बोल रहे हो, यू बोल रहे हो, सी यू विल सी देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन. आपकी टंग आपके माउथ को कहीं टच नहीं करेगी, तो ये वर्ड्स आप इजीली अपने माउथ से प्रोनाउंस कर सकते हो. ठीक है, बट देन when you will speak B, you will notice that your mouth parts are being used. B बोलते हुए आपकी टंग, आपका माउथ, आपके लिप्स जो है वो मूव कर रहे हैं, G, T, K, W, right? So these are the examples of consonants, right? Whenever we use vowels, we use and with them, and whenever we use consonants, we use A with them, right? अभी तक तो बहुत सिंपल था. आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल्स के साथ हम एन यूज करते हैं, वी यूज एन विद देम, एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं. राइट, विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रोबेबली नेक्स्ट स्लाइड वुड बी द यूजेस ऑफ ए एंड. बहुत सिंपल रूल्स हैं, you will enjoy this, right? ए एंड एन आप लोग को पहले से पता ही होंगे, हम स्कूल से पढ़ के ही आते हैं. ठीक है, बट स्टिल आप लोगों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इनको बहुत सिंपल फॉर्म में फ्रेम किया है, सो दैट हम इसको अब क्विकली देख लें. सी, यहाँ पे ये सबसे पहले किस चीज की बात कर रहा है कि वेयर डू वी यूज एन. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी वर्ड विच इज वॉवल एंड इट्स साउंड व्हाइल स्पीकिंग इज ऑब्स्ट्रक्शनलेस, यानी कि वो क्लियरली ये बोल रहा है कि अगर आप ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. राइट, ठीक है, सिंपल. तो वॉवल के साथ क्या यूज करना है, एन. दिस इज रूल नंबर 1. व्हाट इज रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 बोल रहा है कॉन्सोनेंट
और जो साउंड आ रही है जब आप बोल रहे हो उस कॉन्सोनेंट को, तो जो साउंड है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ रही है, तो आप क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप बी बोलते हुए साउंड जो आएगी उसमें आपके माउथ पार्ट्स आर ऑब्स्ट्रक्टिंग, यानी आपकी टंग मूव कर रही है, आपके लिप्स मूव कर रहे होंगे, राइट? तो उस तरीके से कोई भी कॉन्सोनेंट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आप हमेशा उसके साथ ए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल ए कार, ए मैन, ए बॉय, ए monkey, अ कैट, ठीक है? नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये रूल्स थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल रूल्स, ठीक है? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और यू हैव टू जस्ट रिमेंबर रूल नंबर 1, वॉवल के साथ आप क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। रूल नंबर 2, कॉन्सोनेंट के साथ आप क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे, राइट? तो इसके भी जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ आपने ऐसे ही लिखना है, रूल नंबर 1 वॉवल एंड रूल नंबर 2 कॉन्सोनेंट ए, रूल नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रूल नंबर 3 हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 बोल रहा है एनी वर्ड विच इज वॉवल बट साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, मतलब वो वर्ड है तो वॉवल यानी ए ई आई ओ यू में से ही कोई वर्ड है, बट जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वॉवल जैसी आवाज नहीं आ रही, मतलब ए जो है वो उसको हम ए की तरह प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ई को ई की तरह प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, आई को आई की तरह नहीं कर रहे हैं, ओ को ओ की तरह नहीं कर रहे हैं एंड यू को यू की तरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग वन बोल रहे हैं, सी वन, हाउ विल आई राइट वन इन हिंदी? वन, सो इट इज नॉट ऑन, ठीक है? अगर आप बोलते हो, अगर आप इसको प्रोनाउंस करो तो आप इसको वन की तरह प्रोनाउंस करो, तो जो आवाज यहाँ से आ रही है दैट इज वर्ब, दैट इज वन, दैट इज नॉट ऑन, राइट? वी डोंट कॉल इट ऑन, वी कॉल इट वन। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? ए, 1 rupee note. We will not use an 1 rupee note. This will be wrong. We will be using a 1 rupee note. Now this O is a vowel. See, this is a vowel, but it is not sounding like O na. We are pronouncing it as one. So the voice that is coming out of here is that of the consonant V, right? Hence, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई वर्ड आप पढ़ो जहां पे विच इज नॉट साउंडिंग लाइक अ वॉवल बट इट इज अ वॉवल, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग ए। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन, अ यूनियन, अ यूनिक, यूरोप। सी, यू डोंट कॉल इट यूरोप, इट इज यूरोप, ठीक है? सो द वॉइस दैट इज कमिंग आउट ऑफ हियर इज यू, राइट? हिंदी में यू, यूरोप, अ यूनिकॉर्न, ठीक है? सो रूल नंबर 3 इज जब भी वॉवल जो है साउंड करेगा कॉन्सोनेंट की तरह, हम वहां पे क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, राइट? विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज अगेन वेरी सिंपल। अगर आपको ये रूल समझ में आया है 3, तो आपको रूल नंबर 4 भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और रूल नंबर 4 के मैंने एग्जाम्पल्स भी ज्यादा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वॉवल है बट इट इज साउंडिंग लाइक अ कॉन्सोनेंट, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? ए यूज कर रहे हैं। अब रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? इट इज वेरी सिंपल। अगर कोई कॉन्सोनेंट है और वो साउंड लाइक अ वॉवल कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। तो इसको रूल नंबर 3 को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या पता चलता है? एन का यूसेज, राइट? तो कॉन्सोनेंट है बट वॉवल की तरह साउंड कर रहा है तो क्या यूज करेंगे? एन। इसके एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल एन, एम ए। अब मैंने यहाँ पे एन क्यों यूज किया? बिकॉज एम, ए, राइट? सी दिस ए, it is giving the sound of A. Hence, see, when I say M-A, it is giving the sound of A. So, M is a consonant, but it is producing the sound of A. Hence, I have used an here, right? An MBA, an IAS, an SI, SA. It is giving the sound of A again. An SP, an X-Mass tree, right? An X-ray. So, these all are MBA ka M, M, I, these all are consonants, but these are producing the sound of what? Vowel. Hence, I'm using what? An here, right?
इसके कुछ और एग्जाम्पल्स क्लियर करने के लिए देखते हैं, इसमें मैंने काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं so that आपको रूल नंबर 3 और 4 दोनों क्लियर हो जाए. See, he is an MA in English. M is a consonant, M is not a vowel, but when I speak M, ठीक है, when I speak M, it is giving me the sound of A, hence I'm using an here, an MA. He is a BA. Now see, B is not producing the sound of any vowel, it is simply BA. It is not giving any sound of A, E, I or O or U, right? Hence I'm using he is a BA in English. Her uncle is an MLA. He is a member parliament. See, member, it is not giving the sound of a vowel. Hence I have used A here, right? He wants to buy an Xmas tree. Now X is a consonant, but when I speak या pronounce Xmas, it is giving the sound of E, Xmas, right? Xmas tree. ठीक है? Hence I have used an here. He is an IAS officer. Veena is an L. It is giving the sign of A. LIC agent. L. See, if I write it like this in Hindi, it means L. It is giving the sound of I. I is a vowel. Hence, I have used an here. The man standing over there is an RAS officer. RAS. See, when I speak R, it is RAS. How do I call it? RAS. RAS. See, if I write it in Hindi now, it would be written like this. RAS. So is a vowel. It is giving the sound of E, I, O, U. So whenever a consonant like R gives the sound of vowel, we use an there, right? यहाँ पे an क्यों नहीं use किया? Because it is not giving the sound of vowel. Hence we have used A here. यहाँ पे हमने vowel में यहाँ पे जो है इस particular sentence में her uncle is a member of parliament. Why have we not used an here? Because M is not giving the sound of member, member. It is not giving any of these sounds. Hence, I have used A here, right? With this, I hope rule number 4 is clear to everyone. Is there any doubts so far? Please let me know if there is any doubt so far. Hello. Is everything clear so far, students? Yes, ma'am. I hope मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ सबको easily. Yes. Okay. Next rule पे move on करते हैं with this. Next rule is rule number 5. हम A या an कहाँ पे use करेंगे उसका rule number 5 अब हम पढ़ रहे हैं. See, कुछ alphabets होते हैं जैसे कि U. U is a alphabet and you know U is a vowel. ठीक है? अब U में क्या होगा? 2 cases बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ. See, whenever you pronounce U या कोई भी U से बना हुआ जब भी आप कोई word pronounce करेंगे तो 2 तरीके की sounds आएंगी. Number 1 year, which is year हिंदी में, and number 2 is a. ठीक है? तो 2 तरीके की sounds आएंगी. Whenever you use U in any word, जब वो year की sound दे रहा है, for example union, U, year, union, unique, year, right? Unique, university, year, right? University. So whenever U alphabet sounds like year, for example in these words, union, unique, university, you are supposed to use word A there, right? But when this particular word U sounds like a, that is A, you are supposed to use an there, right? For example, umbrella, umbrella, it is umbrella, right? We write it like U, but it is sounding like A, umbrella. हम उसको बोलते umbrella है, लिखते U है, but जब हम उसको बोल रहे हैं तो it is coming out like umbrella, right? Umpire, cricket में होता है ना umpire,
तो umpire, right? It is a, that is a. So whenever the sound a comes out of any word that is made of you use and there. ठीक है, बहुत simple है ये rule. There is nothing confusing in that. जब भी आप you word use कर रहे हो तो different words form होंगे you से. ठीक है, जो भी words form होंगे you से वो दो तरीके की sounds देंगे, either y or a, right? Either y or a. So whenever this sound y comes in, you are supposed to use a there, and whenever this sound a comes in, you are supposed to use and there. For example, a union, a unique, book, a university, right? An umbrella, an umpire, right? अब ये आप अच्छे से याद रखोगे, कुछ अल्फाबेट्स को लेके जो मैंने रूल्स ये बनाए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है? बिकॉज देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, मिस्टेक कर सकते हो. ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम यूनियन तो हमने द के रूल्स में पढ़ा था कि व्हेनेवर यूनियन वर्ड कम्स इन वी आर सपोज टू यूज द. बट देन आप एक चीज याद रखना, जब भी यूनियन वर्ड किसी भी कंट्री के नेम में यूज हो रहा है तभी आपको द यूज करना है, right? But when union is used in any other context, a union of traders. See, here I have used union not in the context of country, rather in the context of trader. Hence, I have used word a, right? तो यूनियन जब भी आपको कंट्री के लिए यूज करोगे तो आप द यूज करोगे. But then when union word is used in any other context, for example, a union of traders, right? तो आप क्या यूज करोगे, ओ, राइट? तो यू अल्फाबेट को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको. Whenever you use यू अल्फाबेट, अगर य की आवाज आ रही है तो सिंपल आप ए यूज करो, और अगर अ की आवाज आ रही है तो आप क्या यूज करो, एन यूज करो, राइट? सिमिलरली एच अल्फाबेट में भी ऐसे होगा. जब भी आप एच अल्फाबेट को यूज करते हो इंग्लिश में तो दो तरीके के वर्ड्स बनते हैं. किन दो तरीके के वर्ड्स बनते हैं? एक वो जो ह की आवाज से प्रोनाउंस होते हैं, यानी एच की आवाज से ही प्रोनाउंस होते हैं, और एक ऐसे वर्ड्स जिनमें एच इज साइलेंट. ठीक है, whenever you use the word which is starting from एच और एच की ही साउंड दे रहा है वो, तो आप ए आर्टिकल यूज करोगे. बट देन अगर एच साइलेंट है तो आप एन यूज करोगे. इसको मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स, हॉर्स, ह. See, it is giving the sound of H only, right? A horse, a house, higher, right? For example, यहाँ पे second example क्या है? Silent जब होगा H, किन words में H silent होता है? R. So whenever we talk about R, घंटे, घड़ी में जो time हम देखते हैं, we use an R. We use honorary. We don't call it honorary. We call it honorary, right? Here, right? Honest. We don't call it honest. We call it honest, right? तो जब भी ये H silent होगा तो clearly आप क्या use करोगे? An use करोगे, depending upon the second alphabet जो है. ठीक है, ये vowels है ना, R, honorary, here, honest. तो an use करोगे when H is silent. But then when H is not silent and it is giving the sound of her only, that is H only, you will use A, right? A horse, a house, right? Okay, I hope this is clear. ये थोड़ा सा आपको confusing लग सकता है, but when you will use it with the examples, it will be even clearer, right? इसी तरीके से जब हम next पढ़ते हैं और next slide पे move करेंगे, तो there comes the rule number 7, which is with respect to the alphabet O. Again, this is very simple. There are some words in English, जब आप उनको pronounce करोगे, either they will give you the sound of double A, that is A, or they will give you the sound of V, that is V, right? Whenever they give you the sound of A, for example, onion, for example, owl, right? You will use and there. But whenever they give you the sound of V, that is V, you will use A there. For example, one, a 1 rupee note, a 1 rupee coin, right? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था. It is very simple.
there are in some English words, there are many words in English which starts from O. अब ये जो O से words शुरू हो रहे हैं, they will give out two sounds while pronouncing, either a, that is double A, or V, that is V, right? जब भी वो अ की साउंड देंगे, you have to use an there. For example, an onion, an owl, right? And whenever they give you the sound of V, that is one, you will use a there. A 1 rupee note, a 1 rupee coin, right? So this was rule 7, right? With this, I'm moving on to the rule number 8, which is again very simple rule. See, रूल नंबर 8 क्या बोलता है? रूल नंबर 8 बोलता है जब भी आप किसी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टोर पे गए, ठीक है, यू वेंट टू दिस कन्फेक्शनरी शॉप एंड यू आस्क हिम, भैया 1 किलो चावल दे दो, ठीक है, केजी राइस, 1 kg राइस, और मे बी 1 liter मिल्क, राइट? सो दीज आर व्हाट? यूनिट्स. दीज आर मेजरमेंट यूनिट्स. तो ये जो मेजरमेंट्स यूनिट है, इनके साथ हम हमेशा द यूज करते हैं, और जब भी प्राइस की बात यूज होती है तो हम प्राइस के साथ हम हमेशा ईदर ए और एन यूज करते हैं, राइट? सो व्हाट डू वी यूज विद प्राइस? वी यूज ए और एन, राइट? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं इसको. मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर. नाउ व्हाट इज लीटर? लीटर इज अ मेजरमेंट यूनिट. मैंने कितना दूध लिया? मैंने लिया 1 liter, राइट? सो द मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर. Milk is sold ₹50 a liter. See, whenever we are talking about rupees, तो rupees के साथ आप क्या use करोगे? O use करोगे, right? Eggs are sold by the dozen, right? Dozen is a measurement unit. 12 dozen में कितना होता है? 12. ठीक है, 1 dozen is equal to 12, right? So eggs are sold by the dozen. So here the is used. Earlier, the cloth was sold by the yard. Yard is again a measurement unit. ठीक है? तो yard से yard. Earlier, the cloth was sold by yard. Yard is a measurement unit, and hence I have used the here, right? तो conclusion क्या है इस rule का? Conclusion यही है कि जब भी आपको statement में unit दिख रही है, कोई भी measurement unit, आप the use करोगे hesitantly, बिल्कुल without any hesitation. और जब price use कर रहे हैं तो आप क्या यूज करोगे? अ यूज करोगे और एन यूज करोगे, राइट? सो दिस वाज रूल नंबर 8. विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, व्हिच इज रूल नंबर 9 एंड द लास्ट रूल फॉर द यूसेज ऑफ ए एंड एन, राइट? इसमें क्या है? रूल नंबर 9 बहुत सिंपल है. सी, इट इज सेइंग नथिंग बट ऑल. इसको हम ऑल एंड एनी का रूल बोलते हैं. सो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट द रूल ऑफ ऑल एंड एनी, राइट? सी, in this case, this is a very easy rule. When any statement talks about all or any, right? जब भी आपको ये words दिख रहे हैं या फिर statement से ऐसा आपको पढ़ के लग रहा है कि it is talking about everyone and all, or maybe it is talking about any, right? तो आप क्या use करोगे? You can use a also, you can use the also. Both will be considered correct. For example, a dog is a faithful animal. A dog is a faithful animal. So here we are talking about a particular dog. A dog is a faithful animal, right? So this is in the particular sense when we talk about a particular dog. A dog is a faithful animal, right? And here we are talking about the entire dog community. The dogs are, or maybe इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the dogs are faithful breed of animals. The dogs. So here we are talking about the entire dog community, right? So इस केस में आप कुछ भी यूज करो, ए करो, एन यूज करो, both will be considered correct, and we call it the rule of all and any, right? All के केस में आप all यानी सभी dogs की जब बात होगी तब इसको correct कर लेंगे, ठीक है? सभी डॉग्स की जब बात होगी तब, और मे बी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक वन, तब आप क्या यूज कर सकते हो? ए या द, दोनों यूज कर सकते हो, एंड बोथ विल बी कंसिडर्ड करेक्ट, राइट? स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड almost all the rules
that are there with respect to, you know, the usage of a and an. तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने a का use पढ़ा, an का use पढ़ा, हमने देखा a और an के जो rules हैं, there are only 9 rules, कि हम उन rules को ध्यान रख के कहाँ इनको use कर सकते हैं. और the के हमने कितने rules पढ़े? 23 rules पढ़े. ठीक है, इनको आप अपने short notes बनाओगे, इसको summarize करोगे और keywords को क्या करोगे? Learn करोगे. ठीक है, I will share the PPT tomorrow, क्योंकि अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रहता है आर्टिकल्स में, बिकॉज आई डोंट वांट कुछ भी कंफ्यूजन रहे आपको एग्जाम में. हेंस आई हैव मेड अ लिटिल टॉपिक इन दिस ओनली, आई हैव एडेड अ लिटिल टॉपिक इन दिस ओनली, वेयरइन हम क्या स्टडी करेंगे, जहां पे हम क्या स्टडी करेंगे कि हमें आर्टिकल्स कहाँ नहीं यूज करने हैं. ठीक है, और इसको, इस टॉपिक को मैंने इसलिए रखा है सो दैट क्वेश्चन पेपर में अगर कभी भी एक स्टेटमेंट आती है और उस स्टेटमेंट में आर्टिकल नहीं यूज किया हुआ है, सो व्हाट यू डू, यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स. देयर आर ओनली फ्यू रूल्स. ठीक है, एंड इफ दीज रूल्स आर बीइंग सैटिस्फाइड, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करना. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू कीप डूइंग द गेसिंग वर्क इन द पेपर. यू रिमेंबर दीज रूल्स एंड यू विल बी नोइंग कहाँ आपको आर्टिकल्स को ओमिट करना है. राइट, so this is a very short topic which we will be finishing by tomorrow, and I guess by tomorrow we will be able to finish this chapter articles. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा chapter था, but I want अच्छे से हो जाए ताकि आप लोग कोई भी there is no scope of any mistake left in the paper. Right, there are few rules with respect to omission we will do tomorrow. Right, so I guess it is already 6, and with this I'm winding up the class. If any of you have any doubts, please let me know. Write your doubts on a sheet, right? And I'll be taking all of them tomorrow, right? So, okay, have a nice day. I hope everything is clear. Please respond once. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, so we will continue the class tomorrow. Okay, chalo, have a good evening. Bye. Take care, everyone. Thank you, Bye. ma'am. Hi, ma'am. Bye. Thank you.